उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 अंतिम 60 दिन का संघर्ष। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 की अगर आप तैयारी करें या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर की, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें भी भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा खास है। जी हाँ मेरे प्यारे, आज हम भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और ये वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस क्लास की आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इस क्लास के नोट्स बना लीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप पीडीएफ के माध्यम से बना लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, ये हमारी क्लास नंबर 1 है। इसके बाद हम भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत को कंप्लीट करने के बाद हम जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा भारतीय इतिहास में उसे कंप्लीट करेंगे। मतलब भारतीय इतिहास को एक एक करके गाइस हम इसका पूरा निचोड़ पूरी तरीके से गाइस मैं इसको खल्लास कर दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, चाहे जितनी क्लास होगी इसकी मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गाइस भारतीय संविधान की, मैंने मैराथन ले ली आप समझते हैं, लेकिन इसके टॉपिक वाइज हम भारतीय संविधान की कवर करेंगे। उसके बाद में भारत के भूगोल को कवर करेंगे। मतलब मेरे प्यारे भाई एक एक टॉपिक को मैं पूरी तरीके से आपका क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। मैं आपका सिलेक्शन तो करवा कर ही रहूंगा। अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की तैयारी करें तो आप समझते हैं आपके पास अंतिम 60 दिन बचे हैं और ये 60 दिन का संघर्ष आपके लिए गाइस महासंग्राम की तरह कार्य करने वाला है। सो प्लीज आप सभी प्यारे भाई बहन क्लास को अंत तक देखो और मित्र तक भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो अब आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। मायूस मत होना, अपनी जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपके अंदर यानी अगर आपके दिल के अंदर आग जल रही है वर्दी की चाहत की और अगर आप इसे लगातार ऊर्जा दे रहे हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूं गाइस, अगर आप इसे लगातार ऊर्जा दे रहे हैं तो ये निश्चित है कि आने वाले दिनों में गाइस आप वर्दीधारी हो जाएंगे। आपका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट मेरे प्यारे मित्र, अपने दिल के अंदर इस आग को जलाए रखना, अपने दिल के अंदर इस हौसले की बुलंदियों को गाइस और भी ज्यादा उत्साहित करने की कोशिश करना। गाइस मैं दावा करता हूं कि आप सबका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अब आइए हम बढ़ते हैं गाइस क्लास की तरफ। आपको एक एक टॉपिक को पूरी ध्यान से देखना है, ठीक है, और आपको इसका नोट्स जरूर बना लेना है। देखो मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास के स्रोत को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देख लो सबसे पहले, ठीक है मेरे प्यारे भाई, भारतीय इतिहास के स्रोतों को अगर कहा जाए तो मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर स्रोत में बात करेंगे गाइस तो देखो, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये 3 गाइस है भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में, ठीक है। देखो अभी मैं आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास में गाइस आपका प्राचीन हो गया, मध्य हो गया या फिर कहा जाए आधुनिक हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। जो गाइस आपका टॉपिक वाइज मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। यहाँ पर आप देख लो, जो साहित्यिक साक्ष्य गाइस, इसके अंतर्गत हम ग्रंथों से प्राप्त जो सामग्रियां हैं उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। याद रखना, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों को अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है। अगर कहा जाए तो साहित्यिक साक्ष्य जो है मेरे प्यारे भाई ये 2 प्रकार का है, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य कितने प्रकार का है? तो ये 2 प्रकार का है। इसमें आ जाता है एक आपका धार्मिक साहित्य और दूसरा आ जाता है लौकिक साहित्य, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ धार्मिक साहित्य के बारे में। देखो गाइस, बहुत ही मेहनत लगी है इसको लिखने में, लेकिन आप ये गाइस पूरी तरीके से जी जान लगा देना इस क्लास को देखने में और क्लास को अंत तक देखना। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, इतनी अच्छे से मैंने आपके लिए टाइपिंग किया है, बीच बीच में मैंने कलर वाइज कर दिया ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्लास को लाइक कर देना मेरे प्यारे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। देखो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत अगर बात की जाए तो धार्मिक का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जिसके अंतर्गत हम धर्म से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करें। जैसे कहा जाए धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ब्राह्मण अगर कहा जाए ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हो गए गाइस आपका वेद हो गया, उपनिषद हो गया। वेद कितने प्रकार के होते हैं आप सब समझते हैं मेरे प्यारे भाई? 4 प्रकार के। उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया और इसमें ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत, जो कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य, तो देखो ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत कहा जाए तो इसके अंतर्गत आता है बौद्ध और जैन, ठीक है। जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, इससे संबंधित जो रचनाएं गाइस, इसका अध्ययन हम करते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत,
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई सबसे पहले वेद के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे उपनिषद, उसके बाद रामायण, उसके बाद महाभारत, पुराण, स्मृति, उसके बाद बौद्ध और जैन साहित्य को हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो ये आपकी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, लगभग 30-40 मिनट की होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाइस ये लंबा टॉपिक है भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो कि जब प्रमुख स्रोत है गाइस तभी आपका लंबा जरूर होगा। ठीक है, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखना। इसके बाद आप देखो मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं पीडीएफ से रेड कर लूंगा। देखो, पीडीएफ से पढ़ना और गाइस किसी के द्वारा पढ़ाए जाने को अध्ययन करना बात अलग होती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए। इसके अलावा अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई आप पीडीएफ से पढ़ लोगे तो आपको उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा जितने अच्छे से मैं समझा दूंगा। देखो यहाँ पर मैं बात करूं वेद, देखो वेद कहा जाए तो वेद जो है मेरे प्यारे भाई ये भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और इसकी रचना, वेद की जो रचना की है किसने की है गाइस, अगर कहा जाए वेद की रचना किसने की है तो आपको कहीं कहीं ऑप्शन में वेद व्यास देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कहा जाए इनका पूरा नाम क्या है तो देखो इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास। मेरे प्यारे भाई महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास इनका नाम है, और गाइस इन्हें ही माना जाता है कि इन्होंने ही वेद की रचना की है। ठीक है, वेद से हमें भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा देख लो वेद जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। हम बिल्कुल एक एक को गाइस बिल्कुल गहराई तक जाकर के पूरा आपका खत्म करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, बात करें वेद जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका आता है पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मेरे प्यारे याद रखना जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, पूरा लिखा है आप देख लीजिएगा। ये सभी चारों वेदों को सम्मिलित करके संहिता कहा जाता है। ठीक है, सम्मिलित रूप से अगर कहा जाए तो संहिता कहा जाता है। अब ये टॉपिक आप याद रखना मेरे प्यारे। ठीक है, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर इन चारों को मिला करके कहा जाए तो गाइस इन्हें हम कहते हैं संहिता। ठीक है, याद रखना चारों वेदों को मिला करके सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है ये समस्त आर्य जात की प्राचीनतम रचना है, या फिर कहा जाए सबसे पुराना वेद तो ये ऋग्वेद ही है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लो मेरे प्यारे भाई विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना जो है ये आर्यों ने पंजाब में किया था। ऋग्वेद की रचना कहाँ से की गई तो पंजाब में की गई। आपसे ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल गहराई तक जा रहे हैं, आपको मैं पूरा गाइस कंप्लीट से पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसके अलावा छोटे आप यहाँ पर देखो ऋग्वेद जो है ये चारों में सबसे प्राचीन वेद है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 10,600 मंत्र हैं और 1028 सूक्ति हैं। मेरे प्यारे भाई याद रखना इसमें जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, मित्र याद रखना कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ये ऋग्वेद में ही किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल है। ठीक है, जैसे 10 मंडल हैं तो इसमें दूसरा मंडल और 7वां मंडल जो है ये सबसे प्राचीन मंडल है, और पहला और जो 10वां मंडल है ये सबसे बाद का है। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर कहा जाए तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। अब मेरे प्यारे भाई ये टॉपिक आप याद रखना, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सोम मंडल किस वेद को कहते हैं, या फिर सोम मंडल किस वेद के मंडल को कहते हैं, तो याद रखना ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, मैंने आपको बताया ही। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना हम पूरी तरीके से यूपीएसआई लेवल आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूपीएसआई लेवल ही आपका सिलेबस दिया गया है असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर में। ठीक है, अगर कहा जाए ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं तो सकल और आश्रयान, मांडुक्य, संख्यायान तथा वस्कल, ये गाइस इनकी 5 शाखाएं हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देख लोगे मेरे प्यारे भाई तो रिएक्शन नहीं करेगा इसमें। ठीक है, आपको नुकसान तो दायक होगा नहीं। अब इसके बाद आप यहाँ देखो गाइस आपका दूसरा वेद आता है, वो होता है यजुर्वेद। ठीक है, मैंने ऋग्वेद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं गाइस आपके क्वेश्चन सारे मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बात करते हैं यजुर्वेद। मेरे प्यारे भाई इस वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि यज्ञ के नियम का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो याद रखना यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इससे संबंधित हम टेस्ट को शाम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7:30 बजे आप याद रखना। इसके अलावा याद रखना मेरे प्यारे भाई यजुर्वेद जो है ये एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पद्य और गद्य या फिर गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया, तो याद रखना यजुर्वेद।
यजुर्वेद, ठीक है। इस वेद के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, कौन कौन से हैं? तो एक है कृष्ण आयुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। देखो सॉरी, यहाँ पर ये आयुर्वेद नहीं यजुर्वेद होना चाहिए, ठीक है। और यजुर्वेद के जो जो गाय से पाठक करता मतलब होता है जो गाय से पढ़ने वाला होता है, ठीक है। पाठक करता का मतलब होता है जो उसे पढ़ता है, यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे अर्धयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है, ओके। इसके अलावा आप याद रखो सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक या फिर भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीत या फिर कहा जाए संगीत का जो उल्लेख मिलता है ये किस वेद में मिलता है? तो आप याद रखना सामवेद में मिलता है, ठीक है। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं, ठीक है। और इनमें मात्र 78 ऋचाएं ही नहीं है। शेष कौन सी हैं? तो शेष जो है वो ऋग्वेद से ली गई हैं, जो कि पुराना ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसके अलावा आप ये याद रखना मेरे प्यारे भाई कि जो सामवेद है इसी वेद में सूर्य के स्तुति के मंत्र भी दिए गए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूर्य के स्तुति का मंत्र किसमें है? तो ये सामवेद में ही है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी? तो जैमिनीय और रामायणीय और कौथुम, ये 3 मुख्य शाखाएं हैं, ठीक है। शाखाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे, ठीक है। अब वो बात करते हैं मेरे प्यारे भाई जो आपका चौथा वेद है या फिर कहा जाए सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है, उसके बारे में। अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जादू टोना या फिर कहा जाए अंधविश्वास, इससे संबंधित जो गाइस आपके उल्लेख मिलते हैं वो किस वेद में मिलते हैं? तो अथर्ववेद में ही मिलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि अथर्ववेद में मनुष्यों के अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। इसी वेद में जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा और औषधि प्रयोग एवं अन्य विषयों का वर्णन मिलता है। ये आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर ये लिखा गया, मैं थोड़ा गाइस इसे हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख लो। इसमें जो गाइस यहाँ पर जादू टोना से लेकर के लिखा गया है औषधि प्रयोग तक, ये आप पूरा याद रखना है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस वेद में क्या कहा गया है, ओके मित्र। इसके अलावा आप देख लो कि जो अथर्ववेद है इसमें कुल मिलाकर के कितने मंडल हैं? याद रखना 20 मंडल हैं, 731 ऋचाएं हैं और 5987 मंत्र हैं अथर्ववेद में, ठीक है मित्र। हो सकता है कि आज हमारी ये क्लास जो है लगभग 40 से 45 मिनट की बन जाए, लेकिन आप याद रखना बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगर आप कहीं भी कोई भी क्लास नहीं देखते हैं, बुक भी ना उठाओ तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बेहतरीन से हम आपको समझाने वाले हैं। इसके अलावा आप ये देखो कि ये चौथा एवं अंतिम वेद है। मैंने आपको पहले बताया कि अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है, ठीक है, या चौथा वेद है। और इस वेद की रचना किसने की? जैसे गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद की रचना किसने की, तो याद रखना अथर्ववा ऋषि के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अथर्ववा ऋषि के द्वारा की गई, और इन्हीं के कारण इस वेद को अथर्ववेद कहा गया, ओके मित्र। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोथफ है, ओके। तो यहाँ पर गाइस मैंने वेद के बारे में अब पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं कुछ उपनिषद के बारे में, उसके बाद हम आगे और भी जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे अच्छे से अच्छे हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बात करें मेरे प्यारे भाई उपनिषद, देखो उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद मेरे प्यारे भाई, उपनिषद का मतलब ये होता है किसी के भी समीप बैठना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आप देख सकते हो। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना होता है, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना होता है। और इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह होता है। मतलब जैसे भगवान हो गए या गाइस कहा जाए अल्लाह हो गए, भगवान ईश्वर के संबंधित गाइस जो भी कुछ मतलब उनके बारे में गाइस कुछ दार्शनिक विचार जो प्रकट किए जाते हैं वो उपनिषद में ही प्रकट किए जाते हैं, ठीक है। उपनिषद जो है ये वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। मैं तो याद रखना उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांत किसे कहा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा पुराण, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा उपनिषद, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा वेद और चौथा दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जब आप पढ़े रहेंगे कि उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है तभी तो आप सही कर सकते हैं। तो याद रखना उपनिषद वेद को जो है गाइस ये वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। याद रखना कुल 108 उपनिषद है, ठीक है, कुल 108 उपनिषद हैं। और जो गाइस प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे यहाँ का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ओके मित्र। अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पर आरण्यक के बारे में। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें
मेरे प्यारे भाई अब हम बात कर लेते हैं अरण्यक के बारे में। देखो ये गाइस आपका जो है ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, सोच रहे होगे पहली बार, कुछ बच्चे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना, ठीक है। हालांकि कहा जाए गाइस आपका ये इंपॉर्टेंट है और आपको समझने की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। देखो ये जो गाइस अरण्यक होता है ना, इसमें ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं और इसमें दार्शनिक तथा रहस्यात्मक विषयों का हमें वर्णन मिलता है। अगर कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, इनकी रचना अरण्यों अर्थात तो वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी, इसी कारण से इन्हें अरण्यक कहा गया। ओके। और अरण्यक में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है और इस प्रकार ये दार्शनिक रचना है। इन्हीं से कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए मिल गया, कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिषदों का विकास किससे हुआ, तो आपको ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, बट आप याद रखना इसका उपनिषद विकास जो है किससे हुआ, अरण्यक से हुआ, ठीक है। इसके बाद आप देख लो, इसके प्रमुख जो अरण्यक हैं वो हैं ऐतरेय, संख्यायन, तैत्तिरीय और वैसे यहाँ पर लिखा है बृहदारण्यक और जैमिनी और छांदोग्य, ठीक है। तो थोड़ा टफ लग रहा होगा वर्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। इसके बाद आप देखो मेरे प्यारे भाई अगला आपका आता है वेदांग। ओके मित्र, वेदांग आपका आता है। वेदांग को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई और शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, छंद, कल्प तथा निरुक्त ये गाइस वेदांग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण और या ज्ञात करने में सहायक होते हैं, इसीलिए वेदांग कहा जाता है, ठीक है। ये हालांकि गाइस बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बट देख लेना, तो इसमें गाइस देख लोगे तो नुकसान नहीं करेगा आपको, ठीक है। बात करते हैं अगला पुराण। मेरे प्यारे भाई पुराण के बारे में आप देख लो। देखो वीडियो आपकी लंबी होगी, क्लास आपकी बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बट आप बिल्कुल भी चिंता ना करना गाइस, जितने अच्छे से मैं समझा दूंगा इतने अच्छे से आपको पीडीएफ में समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो पुराणों के रचयिता कहा जाए तो पुराणों के रचयिता जो हैं वो लोमहर्षक है, ठीक है। कौन है? लोमहर्षक। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पुराण की रचना किसने की, तो लोमहर्षक और उनके पुत्र उग्रश्रवा। देखो मैं आपको बता दूं कि लोमहर्षक और उनके पुत्र जो उग्रश्रवा हैं, इन दोनों को माना जाता है कि पुराण की रचना इन्होंने ही की है, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई पुराण की कुल संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है टोटल। और इनका या फिर इसका जो संकलन है ये गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। पुराण का संकलन किस काल से हुआ, तो गुप्त काल से हुआ, मेरे प्यारे भाई याद रखना, ठीक है। देखो मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए हर एक टॉपिक को अच्छे से टाइप किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो मैंने गाइस कलर वाइज टाइप किया ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगे, आपको समझने में भी अच्छा लगे, आपको बेहतर समझ आए। तो मेरे प्यारे भाई लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ गाइस, आपके लिए अपना कीमती समय निकालता हूँ, पूरी जी जान लगाता हूँ। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वे इस बेहतरीन क्लास को एक बार दिल से लाइक कर दी। सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखो और इसके अलावा आप याद रखना है कि इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है, कहने का मतलब है कि पुराण में ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है प्यारे। ये भी आप याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो याद रखना मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है और इस मत्स्य पुराण को प्रमाणिक पुराण भी माना जाता है, ठीक है। तो कहा जाए सबसे प्राचीन या फिर सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण, ठीक है मित्र, याद रखना। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, मतलब एक एक को हम गाइस गहराई से आपका पूरी तरीके से खत्म करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आए और आप उसकी खोपड़ी में छेद ना कर सको। मेरे प्यारे भाई पूरी जान लगा देंगे इस बार आपकी एक वर्दी को दिलाने के लिए। रामायण जो है मेरे प्यारे भाई, इस महाकाव्य की रचना जो है ये दूसरी शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। अब इसमें आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जैसे आपसे पूछा जाए कि रामायण का जो गाइस विधा है क्या है, तो आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आप याद रखना महाकाव्य है, ठीक है। ऑप्शन में कुछ भी दिया जाए महाकाव्य याद रखना। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है इसकी रचना किसने की, तो याद रखना महर्षि वाल्मीकि ने की। 2 क्वेश्चन आपका इसमें कंप्लीट हुआ। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है इसकी रचना किस भाषा में की गई, तो याद रखना संस्कृत भाषा में की गई। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई प्रारंभ में रामायण में कुल मिलाकर के 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 श्लोक हो गए, ठीक है। जो को पहले गए जो सबसे पहले इसमें कितने
श्लोक थे, तो ये कितने थे, 6000 श्लोक थे। कालांतर में यानी कि उसके बाद 24,000 श्लोक बन गए। रामायण को मेरे प्यारे भाई, रामायण को चतु चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये थोड़ा आपको वर्ड टफ लग रहा हो। देखो ये गाइस आपका प्राचीन से संबंधित है, ठीक है, ये वैदिक से संबंधित है, तो थोड़ा आपको टफ लगेगा, ये बात सही है, ठीक है, मुझे भी टफ लग रहा है। देखो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी रामायण को ही कहा जाता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत भी एक महाकाव्य है और इसकी रचना कहा जाए तो लगभग एक 4वीं शताब्दी के आसपास में की गई। इसकी रचना किसने की, तो महर्षि व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई। प्रारंभ में महाभारत में कुल मिलाकर के 8800 श्लोक थे। और याद रखना मेरे प्यारे भाई, आप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा गया है कि महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत है गाइस, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने इसे रेड कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जब इसमें 88 श्लोक थे, उसके बाद गाइस इसको बढ़ा करके 24,000 श्लोक कर दिए गए महाभारत में भी, इसीलिए इसे महाभारत कहा जाने लगा, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर महा होना चाहिए, ठीक है, महा होना चाहिए। अब देख लो कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या कुल कितनी थी। अब देखो मेरे प्यारे भाई कितनी यहाँ पर लिखी गई है, एक बार देख ले पहले। देखो कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी, तो याद रखना 1,00,000 थी, ठीक है। और इसीलिए जब इसमें गाइस श्लोक की संख्या 1,00,000 हो गई, इसीलिए इसे महाभारत या फिर कहा जाए सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाने लगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो गाइस कहा जाए कि इसे और क्या कहा जाता है, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं भाई, याद रखना, ठीक है। अब देखो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है, ये गाइस जो है ये आश्वलयान ग्रह सूत्र में मिलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलयान ग्रह सूत्र में मिलता है, ठीक है। याद रखना, सारे के सारे नोट्स आपके बने होने चाहिए। मैं आपसे एक दिन कहूंगा कि आप अपने नोट्स की फोटोज हमारे ग्रुप में भेजिए, टेलीग्राम पर मीडिया फाइल में ओपन कर दूंगा, भेजना, ठीक है। मैं किसी दिन भी आपसे कह सकता हूँ। हालांकि गाइस अब आपका एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तब आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि एक एक क्लास खत्म होते होते गाइस आप जैसे एक क्लास आप रीड करो, उसकी नोट्स तुरंत बना लो। ऐसा इसलिए कहता हूँ गाइस, जब आपका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि जब लगभग 5-6 क्लास में कंप्लीट करूंगा उसके बाद नोट्स बनाऊंगा, तो गाइस आप ये समझो कि नोट्स तो बना लोगे लेकिन अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो याद रखना, आप क्लास देखते देखते आप नोट्स भी बना लो, ठीक है। पीडीएफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्लास के माध्यम से नोट्स बनाओ, ठीक है मित्र। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद आप क्लास को नोट्स बना लिया करो। अब बात कर लेते हैं सूत्र के बारे में। देखो इस जो गाइस सूत्र है, इस साहित्य की रचना जो है ये पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास में की गई। और सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। देखो सूत्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है मित्र, कल्प ग्रंथ भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाए उन्हें हम कहते हैं कल्प सूत्र। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कौन सा सूत्र कहा जाता है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, कल्प सूत्र कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं स्मृतियां के बारे में। देखो वेदांग और सूत्र के बाद स्मृति का ही उदय हुआ है और इसीलिए स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। देखो स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लिखा गया है। मनुस्मृति जो है ये सबसे प्राचीन स्मृति है। याद रखना, मनुस्मृति जो है ये सबसे प्राचीन स्मृति है मित्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई लौकिक साहित्य के बारे में। अभी तक मैंने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट किया किसके बारे में, तो ये सारा का सारा आपका था धार्मिक साहित्य के बारे में। और अब हम साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत कंप्लीट कर लेते हैं लौकिक साहित्य को, ठीक है। देखो वीडियो यानी कि क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बट गाइस आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, अच्छे से देखना। इसके अंतर्गत अगर कहा जाए लौकिक साहित्य के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हम गाइस जैसे हो गया ऐतिहासिक या कहा जाए अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ या फिर किसी भी जीवनियों का उल्लेख करते हैं और जिसमें भारतीय इतिहास को जानने में हमें काफी मदद मिले, उन्हें कहते हैं लौकिक साहित्य, ठीक है। धार्मिक साहित्य आपको पता चले जिसमें धर्म से संबंधित बात की जाए, धर्म से संबंधित बातों का उल्लेख किया जाए, तो उसे कहते हैं धार्मिक साहित्य। लौकिक साहित्य तो जिसमें ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जीवनियों से संबंधित या फिर हमें भारतीय इतिहास को समझने में जो कुछ भी मदद शामिल साबित हो, उसे हम कहते हैं लौकिक साहित्य, ठीक है। अब इसके अंतर्गत गाइस कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आप देखो
चाणक्य यानी कि जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, अपने कौटिल्य लिख गए हैं, थोड़ी इसमें गाइस टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी माफ कर दीजिएगा। चाणक्य के द्वारा एक रचित है अर्थशास्त्र। आपसे पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो चाणक्य। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास और मौर्यकालीन के शासन व्यवस्था की जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है, जिसकी रचना चाणक्य या फिर जिन्हें कहा जाता है कौटिल्य, उनके द्वारा की गई। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आप देख लो कश्मीरी कवि कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा राज्य तरंगिणी ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण। अब कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, ऐतिहासिक रचनाओं में जो राज्य तरंगिणी रचना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किसके द्वारा लिखी गई, तो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई, जो कि एक कश्मीरी कवि थे। ठीक है, कल्हड़ कौन से कवि थे, तो कश्मीरी कवि थे मित्र, याद रखना। इसके बाद आप देख लो विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्राक्षस सोमदेव द्वारा रचित कथा, और यहाँ कथा सरित सागर, ठीक है, और क्षेमेंद्र द्वारा रचित वृहत कथा मंजरी मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। अब मेरे प्यारे भाई याद रखना, विशाख दत्त के द्वारा मुद्राक्षस लिखी गई, सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र के द्वारा वृहतक कथा मंजरी ये लिखी गई, और ये सारे के सारे मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, ये सारा का सारा आपका इंपॉर्टेंट बहुत है। संगम साहित्य से दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो पतंजलि है, पतंजलि लिखा गया, याद रखना, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य, कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रम और शुंग कलीन इतिहास के प्रमुख मतलब महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब मेरे प्यारे भाई याद रखना, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, कालिदास जी ने मालविकाग्निमित्रम की रचना की। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। इसके बाद आप यहाँ पर देख लो, राजशेखर कृत प्रबंध कोश से गुजरात के चालुक्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारत पर हुए यवन आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी जो है ये हमें गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। पूछा जा सकता है कि भारत पर हुए यवन आक्रमण की जो हमें जानकारी मिलती है, फिर उसके स्रोत के बारे में जो हमें जानकारी मिली, वो किस कहा जाए तो किस साहित्य से मिली, या फिर कहा जाएगा इसकी किस स्रोत से मिली, तो याद रखना गार्गी संहिता से प्राप्त हुई। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लिखा गया है, ऐतिहासिक जीवनों में अश्वघोष की बुद्धचरित। अश्वघोष ने किसकी रचना की, बुद्धचरित की। बाणभट्ट का हर्षचरित, और वाकपति का गौड़वहो, विल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र, पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित्र, हेमचंद्र का रचित कुमारपाल चरित्र, और जयानक कृत पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय है। ये सारा का सारा आप इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लो। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबी होगी वीडियो, जो कि उचित नहीं होगा। अब मेरे प्यारे भाई, मैंने साहित्य के बारे में कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने साहित्य के बारे में हो गया आपका धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, ये दोनों आपके कंप्लीट हुए। जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सारी मैंने कंप्लीट करवा दी। ठीक है, याद रखना कि धार्मिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं और लौकिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, जैसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे आपका हो गया भारतीय इतिहास से संबंधित, या फिर कहा जाएगा इस प्राचीन से संबंधित कुछ भी हमें अगर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत मिलती है। धार्मिक साहित्य, याद रखना मेरे प्यारे भाई, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम धार्मिक का अध्ययन, जो धार्मिक से संबंधित ग्रंथ हैं उसके अध्ययन करते हैं, उसे धार्मिक साहित्य कहते हैं। कंप्लीट हो गया होगा। अब हम कुछ बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। अब आइए मेरे प्यारे भाई, बात कर लेते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। अगर लग रहा है मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो मित्र एक बार सभी क्लास को पहले दिल की गहराई से लाइक कर दो, उसके बाद आप क्लास को देखो। अगर आपको दिख रहा है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, पूरा गाइस रात जाग करके मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर टाइप किया, कलर वाइज टाइप किया, हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट था मैंने उसे रेड किया। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी गाइस जिस प्रकार से हमें लगा मैंने उस प्रकार से उसका कलर किया। इसके अलावा गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए मेरे प्यारे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जैसे भी कोई क्लासेस आएंगी, यूपी पुलिस के बारे में कोई भी अपडेट आएगी, यूपी पुलिस नोटिफिकेशन
बारे में कोई भी जानकारी आएगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको एक बेल नोटिफिकेशन नजर आएगा, उसे गाइस सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट ऑल पर कर लेना ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो। अब आओ, विदेशी यात्रियों के विवरण में भारत के सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का हमें पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, दूसरा है चीनी यात्रियों के वृत्तांत और तीसरा है अरब यात्रियों के वृत्तांत। तो अब आओ हम बात करते हैं यहाँ पर यूनान और रोम के लेखकों का विवरण के बारे में, दूसरे हम कंप्लीट करेंगे चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में, तीसरा कंप्लीट करेंगे अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। मित्र, यूनान और रोम के लेखक का विवरण की बात करें, देखो सबसे पहले आप ये याद रखना, हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतिहास का जनक किसे माना जाता है याद रखना। हालांकि मुझे पहले लिखना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, आपको जानना अत्यधिक आवश्यक है, कहीं भी जान लो आप, बस ये समझ लो। हेरोडोट्स, हेरोडोट्स जो है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर देखो हेरोडोटस कहा जाएगा। ठीक है, हेरोडोटस, हेरोडोटस जो है गाइस, इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका में इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस के संबंध का उल्लेख किया है, परंतु इसका विवरण जो है ये अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। बट अब ये भाई आप ये ना देखो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख लो, हम गाइस बात करते हैं टेसियस, मेरे प्यारे भाई टेसियस के बारे में अब देख लो। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ गाइस, जो यूनान और जो गाइस रोम के लेखक थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हेरोडोटस के बारे में मैंने यहाँ पर बात कर ली, अब हम बात करते हैं गाइस यहाँ पर टेसियस। देखो टेसियस जो है गाइस, ये एक ईरान के राज्यवेद थे। इसने भारत के संबंध में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया। कहने का मतलब है इन्होंने भारत के बारे में जानकारी जो है किनके द्वारा प्राप्त की? तो ईरानी के अधिकारी के द्वारा प्राप्त किया। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में निरियाकस और आनेसिक्रिटस तथा आरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो टेसियस लिखे गए हैं ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हेरोडोटस है। ठीक है, तो याद रखना टेसियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेखक है वो है मेगास्थनीज। प्यारे याद रखना मेगास्थनीज। देखो मेगास्थनीज जो है गाइस, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मेगास्थनीज थे ये किसके राजदूत थे? तो ये थे सेल्यूकस निकेटर के किसके शासनकाल में भारत आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में थे। ठीक है, मेगास्थनीज कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसको हम कहते हैं इंडिका, या फिर जिन्हें इंडिका के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने अपने पुस्तक में मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के विषय पर उल्लेख किया है। याद रखना मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? इंडिका की रचना की, और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। याद रखना ये 3-4 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है मेरे प्यारे भाई डाइमेकस। ये सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डाइमेकस जो थे ये सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम के राजदूत थे और ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। अगला है गाइस, यहाँ पर देख लो डायनोसियस। मेरे प्यारे भाई डायोनिसियस जो है ये मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलेडेल्फस के राजदूत थे और ये अशोक के दरबार में आए थे। अब मेरे प्यारे भाई देखो यहाँ पर जो राजदूत थे ये आपका गाइस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि किसके दरबार में आए थे, कौन? ठीक है, यूनानी। तो याद रखना जो डायोनिसियस थे ये अशोक के दरबार में आए थे। ठीक है, और यहाँ पर अगला देख लो, अगला है आपका प्लिनी। इसने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप याद रखना, जो नेचुरल हिस्टोरिका आपसे ये पूछा जा सकता है, कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें आस दिख रही है कि पूछी जाने की, क्योंकि गाइस अगर कहा जाए आपको दिया जाएगा नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा डायनोसियस, प्लिनी, इसके बाद दे दिया जाएगा आपको हेरोडोटस, और भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है।
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हेरोडोटस को ही टिक करेंगे, बट आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, हेरोडोटस ने केवल और केवल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, बट अगर आपके उसके आगे नेचुरल लगा दिया जाएगा तो याद रखना नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लिनी लिखी, प्लिनी ने लिखी, ठीक है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका ये इंपॉर्टेंट है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। बात करते हैं मेरे प्यारे भाई टॉलमी के बारे में। टॉलमी, देखो टॉलमी के बारे में आप देख लो, इसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग 150 ईस्वी में भूगोल नामक एक पुस्तक की रचना की। अब मेरे प्यारे भाई याद रखना, भूगोल नामक पुस्तक की रचना किसने की? आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना टॉलमी ने की। किसने की? टॉलमी ने की भूगोल नामक पुस्तक की रचना। अगला है आपका पेरिलिप्स ऑफ द इरिथ्रेंसी। देखो ये आपका गाइस कहा जाए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो, इस पुस्तक की रचना एक अज्ञात लेखक के द्वारा की गई। कहने का मतलब है आज तक ज्ञात ही नहीं हुआ कि पेरिलिप्स ऑफ द इरिथ्रेंसी, पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रेंसी इस पुस्तक की रचना किसने की, आज तक ज्ञात ही नहीं हुआ। और ये लगभग 80 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। बहुत दिन हो गए तो पता ही नहीं चला होगा। जो उस समय हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। अब इसलिए हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, इसमें गैस पता चला क्योंकि इसमें आप देख लो गैस सागर की बात की गई, सी की बात की गई, ठीक है। अब इसके बाद आप देख लो, इसमें भारत के व्यापारिक वस्तुओं तथा भारत के बंदरगाहों, भारत की व्यापारिक वस्तुओं और भारत की बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। किस पुस्तक में? पेरिलिप्स ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक में। अगला देख लो मेरे प्यारे भाई, यूनानियों के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त कर ली, इंपॉर्टेंट जानकारी। बात करते हैं अब हम चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में, इंपॉर्टेंट बहुत है। विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री बहुत प्रमुख थे। चीनी यात्रियों के लेखन से भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फयान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फयान। ये चीनी यात्री लगभग 375 से 415 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, के दरबार में भारत आए थे। आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई कि फयान किसके शासनकाल में भारत आया? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, या फिर जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके शासनकाल में फयान भारत आई थी। इसने अपने लेख में मध्य प्रदेश के समाज और सांस्कृतिक का उल्लेख किया, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया गया। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथ का भी अध्ययन किया। किसने? तो फहियान ने, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला है मेरे प्यारे भाई ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में अब देख लो, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। कब आए थे? तो 629 ईसा पूर्व में। और याद रखना मेरे प्यारे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 16 वर्ष तक यहाँ रहे और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। मेरे प्यारे भाई ये आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कौन सा चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे, यानी कि अध्ययन प्राप्त किए। याद रखना वो कौन थे? वो थे ह्वेनसांग। यहाँ पर आप देखना, इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया और इसकी पुस्तक CU की है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, शिलादित्य की उपाधि जो है ये गाइस हर्षवर्धन को मिली। किसने दी? ह्वेनसांग ने दी। ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या है? CU की, ठीक है, CU की ये लिखा गया है, ठीक है, देख लेना। अब बात करते हैं सुंगयुन के बारे में मेरे प्यारे भाई, ये भी चीनी यात्री है, ठीक है। अटपटांग से पटांग नाम है यहाँ पर, देख लो सुंगयुन जो है मेरे प्यारे भाई चीनी लेखक था। ये 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ना देखोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट देख लेना, मैंने आपको बता ही दिया। अगला है गाइस इसमें इत सिंह। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे और इसने अपने लेख में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं अपने समय के भारतीय स्थिति का उल्लेख किया है। अब मेरे प्यारे भाई देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चीनी यात्री में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका फहियान, और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई ह्वेनसांग। ये आपका दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। मैंने सबसे पहले बात की यूनानी के बारे में, फिर मैंने बात की चीनी के बारे में, अब बात कर लेते हैं अरब के बारे में। अरब के मुसलमान लेखक हसन निज़ाम अल मसूदी और सुलेमान अल बरूनी, अल विलादूरी, निज़ामुद्दीन फरिश्ता,
ये गाइस के रचनाओं में भारतीय इतिहास और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि अरब के जो मुसलमान लेखक थे, हसन निज़ाम अल मसूदी हो गए, सुलेमान हो गए, अलबरूनी हो गए और अलविला हो गए, अलविला दूरी हो गए, इसके अलावा निज़ामुद्दीन फरिश्ता, ये सभी गाइस जो हैं इनकी रचनाओं में भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई यहाँ पर अलबरूनी के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी, देखो अलबरूनी का पूरा नाम क्या था, याद रखना मेरे प्यारे भाई, इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। ठीक है, देखो क्या नाम था, पूरा नाम यहाँ पर देख लो, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी, ये इनका पूरा नाम था। इनका जन्म कब हुआ, 973 में हुआ। कहाँ हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ख्वारिज में यानी खीवा में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जन्म नाम से अमीन से क्या मतलब है, बट याद रखना इनका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है मित्र, इसके बाद आप याद रखना कि अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसको अरबी फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था अलबरूनी को। इसने तहकीक ए हिंद यानी कि भारत की खोज पुस्तक की रचना की। अब मेरे प्यारे भाई देखो, अगर कहा जाए भारत की खोज, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाएगा तो मेरे प्यारे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हो जाएंगे। बट अगर आपसे ये कहा जाएगा कि तहकीकी हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिनको गाइस तहकीकी हिंद, इनको गाइस कहा जाए तो इसे हिंदी में कहा जाता है भारत एक खोज। ठीक है, तो भारत एक सॉरी नहीं, भारत की होना चाहिए। ठीक है, भारत की, यहाँ पर भारत की खोज अगर कहा जाए भारत एक, तो भारत एक खोज होगा, वो हो जाएगा आपका गाइस पंडित जवाहरलाल नेहरू। बट अगर कहा जाएगा भारत की खोज तो वो अलबरूनी ने की। और याद रखना मेरे प्यारे भाई, इस पुस्तक में, इस गाइस पुस्तक में भारतीय तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सुलेमान के बारे में। सुलेमान, ठीक है, इसमें इसके रचनाओं में प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना। बात कर लेते हैं अल मसूदी। इनकी एक पुस्तक है जिन्हें हम मुरुडस जहफ के नाम से जानते हैं और इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुरुडस जहफ नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अल मसूदी ने लिखी। अब मेरे प्यारे भाई कुछ बात कर लेते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ी वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा क्लास लंबी होने वाली है, तो मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी में तो पहले क्लास को दिल से लाइक कर दो, उसके बाद आप क्लास आगे देखो। पहले क्लास को लाइक कर दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप सबकी गाइस जिम्मेदारी है, आपका भी दायित्व बनता है कि आप कम से कम क्लास को लाइक कर दो। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आप क्लास को दिल से लाइक कर दीजिए एक बार सभी मित्र। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से पैसे कट के हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत हम 3 प्रकार के साक्ष्य का अध्ययन करेंगे। इसमें आपका आ जाएगा नंबर 1 अभिलेख, दूसरा हम अध्ययन करेंगे मुद्रा के बारे में और तीसरा अध्ययन करेंगे स्मारक के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इसमें है गाइस स्मारक और उसके बाद है आपका अभिलेख। मैं बात कर लेता हूँ अभिलेख के बारे में। देखो अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि पुरालेख शास्त्र हम किसे कहते हैं, तो अभिलेख के अध्ययन को आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है कि पुरालेख शास्त्र किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया जाएगा अभिलेख, पुराण, वेद, वेदांग, उपनिषद, कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है आपको। ठीक है, तो भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं और ताम पात्र पर खुदे जाते थे। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बेगाज कोई प्राप्त अभिलेख हैं। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है और मदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख जो है सेनापति भानुगुप्त की पत्नी है गाइस एरण, और इनके अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला देख लेना। ठीक है, यमन राजदूत जो गाइस होलियोडोरस के वेसनगर यानी कि विदिशा गरुण स्तंभ लेख हैं, इससे भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं कुछ मुद्रा के बारे में। सबसे प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। गाइस जो प्राचीन सिक्के होते थे गाइस, मतलब जो राजाएं सिक्के उक्के ढलवाते थे उन्हें गाइस हम मुद्रा कहते हैं, और उसके सिक्कों के आधार पर ही प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है,
देखो मेरे प्यारे भाई, प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से जो प्राचीन हमें जानकारी मिलती है, इस प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है, यानी पंचमार्क्ड कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रंथों में इन्हें कार्पाषाण, करसापण, ठीक है, करसापण, यहाँ पर एक करसापण लिखा है, पुराण, धरण, शतमान आदि नाम से भी जानते हैं। अधिकांशतः आहत सिक्के जो होते थे चांदी के टुकड़े हैं, जिन पर विभिन्न आकृतियों के अंकित जिन पर विभिन्न आकृतियां अंकित की जाती हैं। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है, याद रखना। इसके बाद आप देख लो, मुद्राओं से ही प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। कनिष्क के सिक्के से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे आप अगर देखो तो क्लास 8 की जो पहले इतिहास की बुक आती थी, हिस्ट्री की, उसमें गाइस आप देखते होंगे, उसमें एक गाइस सिक्का बना होता था जिसमें समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। तो उसमें उससे गाइस बीड़ा बजाते हुए दर्शाए गए, इससे उनके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। और पुदुचेरी के निकट अरिका मेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब मेरे प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं स्मारक के बारे में। स्मारक के अंतर्गत पुराने मंदिर, मूर्तियां, इमारतें इत्यादि आते हैं, जिनसे हमें विभिन्न युगों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का जानकारी मिलती है। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को नागर, दक्षिण भारत की मंदिर शैली को द्रविड़ और दोनों शैलियों के मिश्रण को वेसर शैली कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उत्तर भारत के मंदिर की निर्माण शैली को हम नागर के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की मंदिर शैली के निर्माण को हम द्रविड़ के नाम से जानते हैं, द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। और इन दोनों शैलियों के मिश्रण को हम बेसर शैली कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर प्राचीन, यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर भारतीय इतिहास के कुछ स्रोत के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके बाद अगली टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी कल क्लास होगी। इससे संबंधित आपका टेस्ट आपका आज शाम 7:30 बजे होगा। आपकी जो गाइस साइंस की क्लासेस होंगी वो 8 बजे होंगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन करवा कर ही रहेंगे। अगर मैंने ठाना है आप सबको वर्दी पहनाना है तो ये गाइस हमें पूरा करके दिखाना है। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे भाई? इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय एडमिशन पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाओ, एग्जाम गुरुजी बाय एडमिशन सर्च करो, आपको मिल जाएगा। इच्छा हो तो ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप ज्वाइन होकर के इसकी PDF पा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेहनत अच्छी लगी है, लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे प्रेस कर लेंगे। इस क्लास को अपने मित्र तक, सभी मित्र जी जान लगाकर शेयर कर दिया करें। अच्छी लगी है क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। ये क्लास नंबर हमारी फर्स्ट है, इसके बाद हम दूसरी टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हमारी क्लास नंबर सेकंड होगी। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।